हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 26 जून को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाई इज जूलियन असांजे फ्लाइंग टू द पैसिफिक आइलैंड ऑफ साइपन। जूलियन असांजे विकीलीक्स के फाउंडर की बात करेंगे और GS4 की केस स्टडी तैयार करेंगे। स्नोडन के ऊपर केस स्टडी आ चुकी है, उसी तरीके से जूलियन असांजे के ऊपर भी आपको केस स्टडी पूछी जा सकती है। मेंस का एक क्वेश्चन तैयार किया जाएगा एथिक्स का। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द फर्टिलिटी मिथ। इसमें हम मुस्लिम कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं उनका TFR के बारे में चर्चा करेंगे और मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड जो पॉपुलेशन मिथ है, पॉपुलेशन बढ़ाने ग्रोथ की जो मिथ है उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। कुछ फैक्ट्स और आर्गूमेंट्स भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है विल द अग्निपाथ स्कीम बी रिवैम्प्ड। अग्निपाथ स्कीम के बारे में बात करेंगे। स्कीम क्या है और क्या क्या चेंजेस इसमें किए जा सकते हैं आने वाले साल में, उस पर भी चर्चा की जाएगी। क्यों प्रोटेस्ट हुआ था? प्रीलिम्स 2025 में ये स्कीम आपको दिखेगी ही दिखेगी 100%। ठीक, तो ये बेसिकली 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज है। और इसके साथ साथ आप जो है ना, नीचे लिंक दी होगी उस पर भी क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाई इज जूलियन असांजे फ्लाइंग टू द पैसिफिक आइलैंड ऑफ साइपन। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS4 एथिक्स मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी आपको पूछी जा सकती है यार, है ना। क्यों पूछी जा सकती? क्योंकि सिमिलर केस स्टडी स्नोडन के बारे में पूछी गई है। स्नोडन के बारे में आप लोग एक बार रीड ज़रूर कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्नोडन, है ना। उसी तरीके से जूलियन असांजे हैं जिनके बारे में इस आर्टिकल में हम बात करेंगे। स्नोडन क्या करते थे? यूनाइटेड स्टेट्स में काम करते थे और उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डॉक्यूमेंट को लीक कर दिया था, पब्लिक कर दिया था। उनके हिसाब से पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ऑर्गेनाइजेशन की जो उन्होंने ओथ ली थी कॉन्फिडेंशियलिटी की, उसको उन्होंने ब्रेक किया था और पब्लिक इंटरेस्ट सर्व करने के लिए उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन लीक की थी। उसके बाद उन्हें यूनाइटेड स्टेट छोड़ना पड़ा। ऑब्वियसली उनके ऊपर स्पेनिश चार्जेस लगाएगा, स्पाइंग के चार्जेस लगाएगा, वो रशिया चलेगा उसके बाद। तो उनके ऊपर आपको ऑलरेडी केस स्टडी पूछी जा चुकी है। अब जूलियन असांजे के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में ये आर्टिकल आया है। जूलियन असांजे हैं कौन? एक ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है और एथिकल हैकर हैं। ये प्रोमिनेंस में कब आए? 2010 के अराउंड। 2006 में इन्होंने अपनी विकीलीक्स कंपनी को इस्टेब्लिश किया। अब कुछ ध्यान आ रहा है क्या? विकीलीक्स के बारे में सुना होगा, है ना। कई बार जो है आपने सुना पनामा लीक्स, पनामा पेपर लीक, है ना। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन एथिकल हैकर क्या करते हैं, जो लोग हैं, है ना, कुछ बड़े मिलिट्री वाले लोग या फिर कुछ एलाइट लोग जो कि गलत काम कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में, उनके जो ओपेक या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं उसको लीक कर दिया करते हैं। तो जूलियन असांजे ने भी विकीलीक इस्टेब्लिश की और उसमें इसी तरह की चीज़ें अपलोड करना शुरू की और बेसिकली ये विसिल ब्लोअर का काम कर रहे थे। अब दिक्कत क्या हुई? बाकी सबका आप कुछ भी लीक कर सकते हो, पर यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने लीक कर दी तो फिर आपको दिक्कत होना है। उसके बाद से इनकी फ्रीडम के लाले पड़ गए। कभी किसी स्टेट में पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, कभी किसी स्टेट में। UK में रहे, फिर इक्वेडोर में गए। इक्वेडोर में सडनली इनका असाइलम, जो भी इन्होंने असाइलम सीख किया था वहाँ पर, इनका असाइलम कैंसिल कर दिया गया, इन्हें UK भेज दिया गया। फिर वहाँ पर UK में प्रिजन में रहे और अब यूनाइटेड स्टेट में जो है इनका ट्रायल होने वाला है और हो सकता है कि इस बार उन्हें पूरे तरीके से रिहा कर दिया जाए। लगभग 10 साल 12 साल से अपने फ्रीडम के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री भाग रहे हैं। तो बहुत मुश्किल हो गया इनका जीवन। जैसे स्नोडन का हुआ था उसी तरीके से जूलियन असांजे का भी हो गया है। ठीक, तो बेसिकली इन्होंने किया क्या था? इन्होंने एक हेलीकॉप्टर, जो कि अमेरिकन हेलीकॉप्टर था, बगदाद में 2 जर्नलिस्ट को मारते हुए एक वीडियो जो है इन्होंने अपलोड कर दिया था। इसके अलावा कुछ मिलिट्री के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को भी इन्होंने क्या किया था? विकीलीक्स में अपलोड कर दिया था। इसके अलावा जो 2016 के
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, डेमोक्रेट से हिलैरी क्लिंटन थी वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप थे, ठीक। तो उसमें भी डेमोक्रेट से रिलेटेड कुछ ईमेल थे, उसे इन्होंने अपलोड कर दिया था, जिसके कारण हिलैरी जो क्लिंटन है उन्होंने कहा कि मैं इसी कारण से हारी थी, है ना। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि जूलियन असांजे का इस्तेमाल किसने किया, रशिया ने किया। रशिया चाहता था डोनाल्ड ट्रंप जीते और जूलियन असांजे का इस्तेमाल करके उन्होंने ये सारे जो भी डेमोक्रेट के ईमेल थे वो जूलियन असांजे को दिया उन्होंने विकीलीक्स में। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी पिछले 5 से 8 सालों में हुई है विकीलीक्स के फाउंडर के साथ में। अब इनको भी एस्पियोनेज एक्ट के अंदर जो है क्या किया गया है, चार्ज किया गया है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन उठ के आता है, विसिल ब्लोअर से रिलेटेड है, तो कितनी इन्फॉर्मेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं तो कहीं वो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में तो नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट का यही कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में। जूलियन असांजे का कहना है कि भाई ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पब्लिक इंटरेस्ट है, लोगों का इंटरेस्ट सब हो रहा है, उनको पता चलना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट ह्यूमन राइट्स के नाम पे टेररिज्म फैला रहा है। पता चलना चाहिए ना कि आप जो है हमेशा ह्यूमन राइट का झंडा लेके चलते हो, लेकिन आप वो जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो ऑनेस्ट जर्नलिस्ट हैं, उनको मार रहे हैं, सिविलियंस को मार रहे हैं, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वेस्ट एशिया की, मिडिल ईस्ट एशिया की कोई भी कंट्री हो, जहाँ पर भी यूनाइटेड स्टेट ने इंटरफियर किया है वहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ ही है। ज़्यादा टेररिस्ट लोग 4 मरते हैं और 4000 लोग सिविलियन मरते हैं। जिस तरीके से इजराइल ऑपरेट करता है उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स भी ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर जो है कई सारे डिलेमा निकल कर आ गए, तो उन डिलेमा को डिस्कस कर लेते हैं पहले अपन, ठीक। पहला डिलेमा क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। आप कितना जो है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलना चाहिए, आप कुछ भी क्या बोल सकते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पे अपलोड कर सकते हैं, मिलिट्री रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, क्या ये सही है? तो एक तो डिलेमा ये हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है, क्योंकि अगर आप इस तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं जो मिलिट्री से रिलेटेड हैं तो उस देश को खतरा हो सकता है। तो ये जो स्टेट होता है वो हमेशा नेशनल सिक्योरिटी की बात करता है, जो इंडिविजुअल होता है वो हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है कि मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच। ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट है और ना ही नेशनल सिक्योरिटी एब्सोल्यूट है ना। जस्ट बिकॉज कि आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हर किसी की फ्रीडम को क्या नहीं कर सकते, वायलेट नहीं कर सकते। तो दोनों में बैलेंस होने की ज़रूरत है। तो पहला डिलेमा तो ये। दूसरा डिलेमा क्या आता है, इंडिविजुअल प्राइवेसी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। हमारी प्राइवेसी है कि नहीं है, हर पर्सन की एज अ ह्यूमन क्या होनी चाहिए, एक प्राइवेसी होनी चाहिए। और मान लीजिए अगर कोई पर्सन कोई भी जैसे जूलियन असांजे उन्होंने कोई भी लीक्स कर दिया कोई भी डॉक्यूमेंट, तो ये उनका पर्सनल राइट है कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स को जैसे देखते हैं वो उसे लीक कर सकते हैं, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप स्टेट के अंदर हैं तो आपको लॉ को भी फॉलो करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे लगता है ना, मेरा कॉन्साइंस ये कहता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है और स्टेट गलत कर रहा है, तब मुझे क्या करना चाहिए। मेन हमारा डिलेमा क्या होगा, मॉरलिटी वर्सेस लीगलिटी, ठीक। कई चीज़ें लीगल होगी लेकिन वो मॉरल नहीं होगी। जैसे कि आपको है ना गलत हो रही चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हो और आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आपने जो है क्या ओथ लेके रखे हो कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक नहीं करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, लीगल इशू हो जाएगा। पर मॉरली तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इस इन्फॉर्मेशन को दबाने से हज़ारों लोगों को नुकसान हो जाए। तो पब्लिक इंटरेस्ट क्या बोलता है, मॉरलिटी क्या बोलती है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को विसिल ब्लो करो, आप इस इंफॉर्मेशन को बाहर निकालो, डिस्क्लोज करो। तो ये डिलेमा हमेशा से बना रहता है। स्नोडन केस में भी बना है, जूलियन असांजे केस में भी यही डिलेमा बना हुआ है कि कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी बाद में आएगी, पहले जो पीपल इंटरेस्ट है, ओवरऑल जो लोगों का इंटरेस्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि नेशन तो लोगों से बनता है। नेशन तो तब होगा जब लोग सिक्योर होंगे। जैसे कि स्नोडन केस था, स्नोडन केस में क्या हुआ था कि सारे के सारे लोगों के ऊपर जो है सर्वेलेंस किया जा रहा था,
अब ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग टेररिस्ट हैं, आप कुछ पर्टिकुलर कोड बना लीजिए कि इस तरह के वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो आप उन पे सर्वेलेंस करिए, लेकिन पूरे के पूरे लोगों पे आप सर्वेलेंस कर रहे हैं, उनकी प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ा दी गई है, तो ये तो बहुत गलत है। तो कहीं ना कहीं जो पीपल का इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बड़ा होता है नेशन के इंटरेस्ट से, क्योंकि नेशन जो है अल्टीमेटली किससे बन रहा है, पीपल से बन रहा है। तो मोरालिटी यहाँ पर आपको क्या बोल रही है कि आप क्या करिए, इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करिए, और लीगलिटी क्या बोल रही है कि आप इन्फॉर्मेशन दबा के रखिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा एथिकल डिलेमा हो सकता है। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो आर्टिकल है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर प्रीलिम्स वाली चीज़ें हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो जूलियन असांजे हैं उन्हें ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड ऑफ साइपन में लेकर जाया जा रहा है, और इसके बाद यहाँ का जो कोर्ट रूम है साइपन का, वहाँ पर वो अपने आप को गिल्टी प्लीड करेंगे, और उसके बाद जो है, क्योंकि ये 62 महीने ऑलरेडी जेल में रह चुके हैं, इसके बाद इन्हें रिहा कर दिया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया ये अपने घर जा पाएंगे। अब साइपन है क्या, इसे देख लेते हैं। साइपन इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड, अ यूएस कॉमनवेल्थ इन द वेस्टर्न पैसिफिक विच बिगिंस रफली 70 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ गुआम एंड स्ट्रेचेस अक्रॉस 14 आइलैंड। ठीक, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, दिख रहा है, ये आपका साइपान है, गुआम है। ठीक, तो ये बेसिकली नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड की कैपिटल है और यूएस कॉमनवेल्थ का पार्ट है। ठीक, लाइक टेरिटरी सच एस गुआम और प्यार्टो रिको, द नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड आर पार्ट ऑफ यूएस विदाउट फुल स्टेटस ऑफ स्टेट। ठीक, तो ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है, लेकिन इसे ऑटोनॉमी नहीं है, इसे कंप्लीट स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया। यूनाइटेड स्टेट में हम जानते हैं ना 50 स्टेट हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया, टेक्सास, उसी तरीके से ये भी क्या है, यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है, लेकिन इसे कंप्लीट स्टेटस ऑफ स्टेट नहीं दिया गया है। यहाँ पर लगभग 51,000 रेसिडेंट ऐसे हैं जिनके पास यूएस सिटीजनशिप है, पर वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते। कुछ यूएस डिस्ट्रिक्ट कोड भी हैं साइपान में। अब साइपान में ही क्यों जो है जूलियन असांजे का यहाँ पर ट्रायल चल रहा है, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट थी कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया, उनका होमलैंड है, उसके सबसे पास में जो कोर्ट है वहाँ पर उनको ट्रायल में रखा जाए। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर इनका जो है ट्रायल शुरू होने वाला है, और जैसे ये प्लीड गिल्टी करेंगे उसके बाद जो है इन्हें रिहा भी कर दिया जाएगा, वापस ही अपने घर भी पहुँच जाएंगे। 62 महीने के ऑलरेडी इन्होंने क्या बोलते हैं सेंटेंस सर्व कर लिए। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये साइपन के बारे में देख लेना है ना, इसकी लोकेशन यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पपुआ न्यू गिनी के ऊपर है यार। ठीक, गुआम के बाजू में। ठीक, ये हमारा पूरा आर्टिकल हो जाएगा। सो मेन हमारा आर्टिकल जो है केस स्टडी से रिलेटेड था, डिलेमा से रिलेटेड था। तीनों डिलेमा अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है कि आपको ये केस स्टडी में पूछा जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द फर्टिलिटी मिथ। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कुछ टर्म्स है जो कि प्री में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि टोटल फर्टिलिटी रेट, और इस बार 2024 में आया था TFR के बारे में। ठीक, तो ये सारे टर्म्स को समझेंगे, आपको प्री में पूछा जा सकता है। प्री और मेंस दोनों आस्पेक्ट कवर करेंगे। ओवरऑल जो सेंट्रल थीम है आर्टिकल की वो क्या है? थीम है TFR ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, है ना। टोटल फर्टिलिटी रेट जो मुस्लिम कम्युनिटी में है वो कितना है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। कई बार हम सुनते हैं हम दो हमारे 25, इस तरीके से जो पॉलिटिशियन होते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। ये कह रहे हैं कि इनकी जो पॉपुलेशन है लगातार बहुत सारी बीवियां होती हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अपने बढ़ा रहे हैं, और आने वाले समय में 2030, 40, 50 तक ये हिंदू पॉपुलेशन को सरपास कर जाएंगे। इस तरीके के प्रोपोगंडा टीवी में चलाए जाते हैं, पॉलिटिशियन यूज़ करते हैं चुनावों के समय में, और इसके अलावा जो है आपका सोशल मीडिया पे भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये बेसिकली एक प्रोपोगंडा है। अगर आप इसके फैक्ट्स के बारे में जाएं, है ना, थोड़ा फैक्ट्स के बारे में चर्चा करें, तो आपको पता चलेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट लगातार मुस्लिम वुमेन का कम होता जा रहा है। अब टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक, अपने पूरे रिप्रोडक्टिव एज में एक महिला कितने चाइल्ड बियरिंग कर सकती है, उसे हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं।
2.1 जो है TFR अगर है तो ये रिप्लेसमेंट रेट कहलाता है। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब क्या है, जितनी भी पॉपुलेशन है दो, हम दो से हमारे दो, तो ये पॉपुलेशन पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाएगी। अगर ये दो से ज़्यादा होता है तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है और दो से कम होता है तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ होती है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये आपकी पॉपुलेशन है और दो से मान लीजिए एक TFR एक है तो एक बच्चा हो रहा है, इन दो से फिर एक हो रहा है, इन दो से एक हो रहा है, इन दो से एक हो रहा है, अब बचे चार, इन दो से एक, फिर इन दो से एक, तो ऐसे में पॉपुलेशन क्या है, धीरे धीरे ख़त्म होती दिखाई दे रही है। अगर आपका जो है TFR ज़्यादा है तो इन दो से कितने होंगे, तीन हो जाएंगे, इससे भी तीन हो जाएंगे, फिर इससे भी तीन, फिर इन दो से तीन, तो इस तरीके से आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। और अगर दो हैं तो क्या होगा, इन दो से ये दो होगा, इन दो से दो होगा, इन दो से दो, इन दो से दो, फिर इन दो से दो, तो इस तरीके से आपकी जो पॉपुलेशन होती है 2.1 पे वो क्या होती है, स्टेबल होती है। इसे हम रिप्लेसमेंट रेट भी कहते हैं। होपफुली ये TFR कंसेप्ट समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है उसके अगेंस्ट में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से ये दिखाया जा रहा है कि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो ऑलरेडी रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुँच चुका है। कुछ स्टेट में 2 से कम हो चुका है, साउथ के स्टेट है, और कुछ स्टेट अभी ऐसे हैं यूपी बिहार जहाँ पर अभी 2.1 से अधिक है, रिप्लेसमेंट लेवल से ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो अभी भी इंक्रीज़ हो रही है। 2011 के सेंसस की बात करते हैं। 2001 और 2011 के सेंसस के बीच में जो है हम लोग जो डेटा है उससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। 2011 में जो हिंदू लोग थे उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी थी, 16%, और मुस्लिम की कितनी है, 24%। 2001 में देखेंगे तो ये जो गैप है ये 8% था 2011 में। ये गैप मुस्लिम और हिंदुओं की पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच में पहले 15-16% के अराउंड था। तो ये 16% से 8% हुआ है एक दशक में। इससे आपको क्लियर क्या हो रहा है कि जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है वो तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है। जो मुस्लिम पॉपुलेशन डिक्लाइन है वो बहुत तेज़ हो रहा है, और हिंदू पॉपुलेशन जो डिक्लाइन है वो स्लोली हो रही है। और अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रही तो बाय 2030 तक के जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है हिंदू मुस्लिम की पॉपुलेशन में वो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक और डेटा दिया हुआ है रीसेंट एनालिसिस का, जिसमें ये पाया गया है कि हिंदू का जो फर्टिलिटी रेट है वो 5% लेस ड्रॉप हो रहा है मुस्लिम के फर्टिलिटी रेट से इन द लास्ट 2 डिकेड्स। तो जो ओवरऑल TFR है हिंदुओं का बहुत स्लोली कम हो रहा है, मुस्लिम्स का तेज़ी से कम हो रहा है। बाय 2030 दोनों का TFR ऑलमोस्ट सेम हो जाना है। अगर हम फर्टिलिटी रेट फॉर मुस्लिम की बात करें 4.4 था 92-93 में, अभी कितना हो गया है 2.4 2020-21 में। तो सडनली ये हाफ हो चुका है, हिंदुओं का रिलेटिवली स्लो है। तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, कंक्लूड ये कर सकते हैं कि यार टोटल फर्टिलिटी रेट जब दोनों का ही समान होने वाला है, इसका मतलब पॉपुलेशन जो ग्रोथ होगी मुस्लिम और हिंदुओं की वो लगभग बराबर होगी। तो सरपास होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हिंदू 80% मेजॉरिटी में है और मुस्लिम 14%, तो पॉसिबल ही नहीं है यार। 2040, 50, 60, 100, 200, 300 साल तक ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, जब एनालिसिस किया गया तो उसमें क्या पाया गया कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपका जो फर्टिलिटी रेट है उसे इम्पैक्ट करती है। जैसे कि केरला स्टेट, केरला में एजुकेशन, हेल्थ ये सब अच्छा है तो वहाँ पर TFR की वैल्यू 1.5 से कम हो गई है यार। यूनाइटेड स्टेट्स की जितनी है ना उस लेवल की TFR वैल्यू आपकी केरला और तमिलनाडु की है। वहीं आप बिहार की बात करें जहाँ पर रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है, एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर आप देखो TFR की वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बेटर है तो TFR क्या होता है, कम होता है। रिलीजन इसमें मैटर बिल्कुल नहीं करता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। पहले हिंदू लोग भी यही बोलते थे भगवान जो है भगवान के रूप होते हैं बच्चे, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे उन्हें एजुकेशन मिला प्रॉपर तो उन्होंने जो है जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं और बाकी चीज़ें हैं उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चीज़ें क्लियर है। अबॉर्शन का भी जो है अब प्रैक्टिस की जा रही है ना, प्लानिंग करके ही बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। तो रिलीजन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ एनलाइटन होने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ की ज़रूरत है। ठीक, इसी तरीके का डेटा जो है
NFHS 5 में भी आया है, जिसमें ये पता चल रहा है कि रिलीजन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, मेनली सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, मुस्लिम्स का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बड़ा कम है यार, है ना। उनका हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बहुत कम है। सच्चर कमेटी 2006 में बनाई गई थी, उसमें ये बताया गया था कि मुस्लिम बहुत ज़्यादा जो है अंडर डेवलप्ड हैं, बहुत ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है मुस्लिम्स के अंदर भी, है ना। कुछ मुस्लिम बहुत ज़्यादा डेवलप हैं और बाकी मुस्लिम्स ज़्यादातर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पुअर है ना। मिडिल क्लास आज भी जो है मुस्लिम्स में नहीं डेवलप हो पाया है, या तो एलाइट क्लास है या तो बहुत पुअर क्लास है, और ऐसे में बच्चे होना, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होना लाजमी है। तो पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के बजाय हमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में फोकस करना चाहिए। एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज और जेंडर जस्टिस, इन सारी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। और कोशिश करना है कि जो महिलाएं हैं, है ना, उन जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स को बचाया जा सके, ना कि आप प्रोपोगंडा करें। और ऐसे में कई बार होता है कि आप किसी को टारगेट करते हैं तो वो जानबूझ के प्रोटेस्ट में जो है और इसी तरह की चीज़ें करता है ना। तो एनलाइटनमेंट करने की ज़रूरत है, एजुकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। ये जो फर्टिलिटी मिथ है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल हमारा हो जाएगा। डेटा मैंने आपको बता दिया है, क्या मिथ है और क्या फैक्ट्स है। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। टोटल फर्टिलिटी रेट जो कंसेप्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है, विल द अग्निपथ स्कीम बी रिवैम्प्ड। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इंटरनल सिक्योरिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है यार, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2022 की स्कीम है, 23 में आना चाहिए था, नहीं आई। 24 में आना चाहिए था, इलेक्शन के समय में बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी, प्रोटेस्ट में था, ये सारी चीज़ें थी, 24 में भी नहीं आई। 25 में ज़्यादा चांसेस है, क्यों? क्योंकि अब ये न्यूज़ में नहीं होगी, इतना हॉट नहीं रहेगी, तो हो सकता है कि 2025 प्री में आपको ये दिखाई दे जाए। और क्या चांसेस हैं कि हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस भी हों, रिवैम्प भी किया जाए। क्यों? क्योंकि 2023 में बहुत प्रोटेस्ट हुआ था जब अग्निपथ स्कीम आई थी। उसके बाद जो है ना, जो NDA की सरकार अभी बनी है उसमें JDU वाला है, वो ये चाहता है कि अग्निपथ स्कीम में चेंजेस होना चाहिए। चूँकि अब JDU का से ज़्यादा है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, तो हो सकता है कि BJP लेड गवर्नमेंट इसमें कोई चेंजेस करे। नाउ अग्निपथ स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। 2022 14 जून को ये स्कीम अनाउंस हुई थी। इसके थ्रू रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर, सेलर और एयरमैन तीनों सर्विसेज में किया जाना था। इसके पहले जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी वो परमानेंट रिक्रूटमेंट हुआ करता था। अग्निपथ स्कीम के अंदर अग्निवीर्स का रिक्रूटमेंट किया जा रहा था, है ना। जिसे भी सिलेक्ट किया जाएगा उन्हें अग्निवीर कहा जा रहा था। 4 साल के लिए ये रिक्रूटमेंट था। 4 साल के बाद इनका फाइनली ट्रेनिंग, टेस्ट, सारी चीज़ें होगी, और टेस्ट के बाद 25% बच्चों को, अग्निवीर्स को परमानेंट बेसिस पर जॉब दी जाएगी, आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा, रेगुलर रैंक दी जाएगी। इसकी जो रिक्रूटमेंट, अग्निवीर के रिक्रूटमेंट की जो एज है वो 17 से 21.5 साल कर दी गई थी। अब प्रॉब्लम क्या थी, ये एज बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि सडनली एज कम कर दी गई, और एज जब सडनली कम कर दी गई तो बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी कर रहे होते हैं आर्मी में सिलेक्ट होने के लिए, स्पेशली यूपी बिहार के। और बिहार के बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था, और उसका कहीं ना कहीं इलेक्शन में भी रोल देखने को मिला है। सरकार से बहुत जो है नाखुश थे, इसलिए BJP काफ़ी सीट्स जो है वहाँ पर कम लाई थी रिलेटिवली, है ना। पूरा पिछले बार क्लीन स्वीप था, 39 सीट्स पूरी जीती थी, इस बार 8-9 सीटें हारने का कारण अग्निपथ स्कीम को भी बताया जा रहा है। तो सडनली अगर एज कम हो जाए, जैसे UPSC में सडनली कल को सरकार आ जाए, बोले 26 साल है, तो बहुत सारे बच्चे जो होंगे 27, 28, 29, 30 वाले, वो तो प्रोटेस्ट करेंगे ही कि भाई ये तो गलत है। तो उसके बाद जो फर्स्ट टर्म हुआ था उसमें सरकार ने ये एज को 23 साल कर दिया था, ठीक है। लेकिन अभी वापस जो है इसकी रिक्रूटमेंट एज कितनी हो गई है, 21.5 तक हो गई है। 17 से 21.5 इसकी रिक्रूटमेंट एज है, ठीक। टोटल
फर्स्ट ईयर में जो है 40,000 के आसपास अग्निवीर को लिया जाएगा और लगातार जो है उसके बाद से 40,000 अग्निवीर होंगे जो कि मिलिट्री में होंगे, आर्मी में होंगे, नेवी में और एयरफोर्स में लगभग 3,000 अग्निवीर को रिक्रूट किया जाएगा। इसके साथ साथ अग्निवीर को इनकम भी मिलेगी, हर महीने मंथली इनकम होगी और लास्ट में लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा, लेकिन इन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी, किसी तरह की पेंशन इनको नहीं दी जाएगी। 12th क्लास का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और हो सकता है कि बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट भी मिले, अदर स्किल सर्टिफिकेट भी इन्हें दिया जाएगा 4 साल के बाद में, ताकि इन्हें बेहतर तरीके से जॉब मिल सके अगर ये यहाँ पर 4 साल सर्व करते हैं और परमानेंट रैंक इनको नहीं मिलती है तो। ठीक, तो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस स्कीम को ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम बताया था, बोला था कि ये विन विन है सारे लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चों का रिक्रूटमेंट हो जाएगा, 4 साल के लिए उनको जॉब मिल जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट वैसी है, प्रोडक्टिव हो जाएगा, उनको ट्रेनिंग मिल जाएगी, उनका डेवलपमेंट हो जाएगा और जब भी वो सोसाइटी में वापस इंक्लूड होंगे तो वो जो है सोसाइटी के लिए एसेट की तरह काम करेंगे, उन्हें जॉब मिलना भी आसान हो जाएगी। बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों ने कहा था कि हम जो है अग्निवीर को प्राथमिकता देंगे जॉब्स में, ताकि अगर वो वापस सोसाइटी में इंक्लूड, जो अग्निवीर सिलेक्ट नहीं होते हैं, परमानेंट रैंक नहीं आती, उन्हें वापस सोसाइटी में अच्छी जॉब मिल सके। तो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने ये भी अनाउंस किया था। बच्चों का क्या डर था, भाई हम लोग 24-23 साल में वापस आके कहाँ जॉब ढूंढेंगे, ये बताइए, फिर से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे क्या? तो ये तो गलत है हमारे साथ, है ना। तो कम से कम आप ये 25% से 50% करिए। तो इस तरीके से अलग अलग डिमांड थी जो स्टूडेंट्स थे उनकी, है ना। परमानेंटली एक बार में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 4 साल के लिए रखा और उसके बाद फिर निकाल दिया। अब सरकार ने ये क्यों किया था? क्योंकि जो एवरेज एज है हमारे यहाँ आर्म फोर्सेस की वो 32 साल यार, और पूरे दुनिया में देखोगे 26 साल एवरेज एज हुआ करती है। तो बच्चों का रिक्रूटमेंट 18 से, है ना, 22 के बीच में अगर हो जाता है, अग्निवीर की तरह रहता है। और सोल्जर्स जो है हमें, है ना, जो फुट सोल्जर्स होते हैं वो उतने ज़्यादा मिलते नहीं हैं। अगर ये सोल्जर मिलेंगे तो ये बेसिकली आपकी जो आर्मी की ओवरऑल एज है, उसकी एफिशिएंसी है, उसको सबको इम्प्रूव करेंगे। और ओवरऑल अगर ये रिटर्न होते हैं सोसाइटी में तो ये नेशन बिल्डिंग करने में भी बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे रशिया हो गया, इजराइल हो गया, यहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होती है इवन 11th-12th के बच्चों के लिए। चीज़ें क्लियर है क्या? तो यहाँ पर जो हमारा जो इश्यूज़ था वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। एक और बहुत बड़ा इशू है, लगभग 60,000 जो है सोल्जर हर साल आर्मी से रिटायर हो रहे हैं और 40,000 रिक्रूट हो रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि अग्निवीर के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट हों, है ना, ये चेंज कर सकते हैं। प्लस 25% की जगह 50% जो है बच्चों को परमानेंट रैंक में रखने की ज़रूरत है, तभी जो है बच्चे यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट कम होगा। उसके साथ साथ यार जो ईयर है ना उसे 17 से 23 साल भी करना पड़ेगा, है ना। 17 से 23 कर देंगे तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, जो अंदर बहुत सारे लोग अभी नाखुश हैं इस स्कीम को लेके, वो भी जो है बेटर फील करेंगे। कई बच्चों को यहाँ पर ये एग्ज़ाम देने मिल जाएगी, उनका रिक्रूटमेंट भी हो सकेगा। तो ये जो है ये प्रपोज़ल पहले भी दिए जा चुके हैं और हो सकता है कि ये अब जो है इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि सरकार को चुनाव में नुकसान हुआ है। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये बेसिकली हमारी अग्निपात स्कीम थी। ये आ सकती है यार, आपको प्रीलिम्स में बहुत आराम से पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड enjoy your day.